SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर। बृहस्पतिवार 12 मई 2022 का दिन और SBS रेडियो के हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार। आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों का सम्मान करते हैं। SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजेरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आज आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताती चलूं कि आज के कार्यक्रम में एक अंश रहेगा याद करते हुए जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी को श्रद्धांजलि देते हुए। आप सब जानते ही हैं कि 10 मई को उनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके संगीत को आपने बॉलीवुड की फिल्मों में तो सुना ही है। क्या आप जानते हैं कि उनकी जो पहली एल्बम थी जिसे उन्होंने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ में रिलीज किया था, उस एल्बम का नाम क्या था? मुझे लिखिएगा 0429996263 पर। और बताती चलूं कि आज कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे कोविड महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नर्सों के सामने क्या कठिनाइयां आईं। इस पर रहेगी एक रिपोर्ट। और इसके अलावा बात करेंगे कि विपक्षी नेता एंथनी अल्बनीज़ी ने विक्टोरिया में एक प्रमुख परिवहन परियोजना के लिए 2.2 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी आयोग पर अपनी टिप्पणियों को फिर से दोहराया। एक रिपोर्ट रहेगी कि दोनों पार्टियों के नेता किस तरह से चुनावी हमलों को एक दूसरे पर मजबूत कर रहे हैं। और फिजी से राकेश कुमार के साथ वहां के समाचार तो होंगे ही, लेकिन पहले समाचार। मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वारा तस्मानिया सरकार के साथ $55 मिलियन मानसिक स्वास्थ्य साझेदारी की घोषणा। विपक्ष के नेता एंथनी अल्बनीज़ी द्वारा न्यूनतम वेतन में 5.1% की वृद्धि का समर्थन। और मेलबर्न में अगले महीने होने वाला अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच फुटबॉल मैच रद्द। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार अनीता बरार के साथ। फेडरल सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ावा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ये फेडरल और तस्मानिया सरकारों के बीच $55 मिलियन की साझेदारी है, जिसमें फेडरल सरकार लगभग $46 मिलियन का योगदान कर रही है। श्री मॉरिसन ने उत्तरी तस्मानिया में बास के मतदाताओं में नीति की घोषणा की है। ये देश की सबसे सीमांत सीट है। लिबरल एमपी ब्रिजेट आर्चर के पास 0.4% की बढ़त है। सुश्री आर्चर का कहना है कि आत्महत्या के मुद्दे से निपटने के लिए धन की आवश्यकता है। We can do more to try and reduce the suicide rate. Again, with suicide, something that I've unfortunate personal experience of losing my stepsister to suicide, and I have seen the impact that suicide has had on small communities like mine across Tasmania as well. If we can stop one person from taking their life, then these services will be worth. धन का उपयोग बर्नी, डेवनपोर्ट और आउटर होबार्ट में 3 मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करने के लिए किया जाएगा। फेडरल ट्रेजरर जॉश फ्राइडनबर्न ने विपक्षी नेता एंथनी अल्बनीज़ी पर अपनी आर्थिक नीति बनाने का आरोप लगाया है। श्री अल्बनीज़ी मौजूदा मुद्रास्फीति के स्तर को बनाए रखने के लिए न्यूनतम वेतन में 5.1% की वृद्धि का समर्थन
कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने फेयर वर्क कमीशन को इसे प्रस्तुत करने का वचन नहीं दिया है। लेकिन श्री फ्राइडनबर्ग का कहना है कि श्री अल्बेनीसी की प्रस्तावित वृद्धि मुद्रास्फीतिकारी होगी और उनका दावा है कि लेबर पार्टी के फ्रंट बेंचर जिम चार्मर्स और जेसन क्लेयर ने श्री अल्बेनीसी की स्थिति का खंडन भी किया है। श्री फ्राइडनबर्ग का कहना है कि मामला फेयर वर्क कमीशन पर छोड़ दिया जाना चाहिए और श्री अल्बेनीसी को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। It will be for the Independent Fair Work Commission to make their determination. Now, this was the Labor Party's position until the Leader of the Opposition had another thought bubble, where suddenly he made a commitment to a 5.1% increase. People know that Anthony Albanese is simply not up to it. They know he doesn't understand the economy or indeed the consequences of the so-called positions he is taking. देश की पीक यूनियन बॉडी न्यूनतम वेतन में 5.5% की वृद्धि चाहती है, जबकि व्यापारिक समूहों ने 3% का सुझाव दिया है। विपक्ष के नेता एंथनी अल्बेनीसी का कहना है कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका चुनाव ऑस्ट्रेलिया में बहुसांस्कृतिकवाद पर एक संदेश देगा। यदि निर्वाचित हो जाते हैं तो श्री अल्बेनीसी इटली की पृष्ठभूमि के ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने बोस्नियाई मुस्लिम पृष्ठभूमि वाले एड हसिक के साथ क्वींसलैंड में ग्लैडस्टन का दौरा किया है। अगर लेबर पार्टी यहां चुनाव जीतती है तो वो ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम कैबिनेट मंत्री होंगे। श्री अल्बेनीसी कहते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई इतालवी समुदाय के सदस्यों से बात की है, जिन्होंने उन्हें बताया है कि वो इस चुनाव में पहली बार लेबर के लिए मतदान कर रहे हैं। They want an Australia that reflects modern Australia. Modern Australia is made up of people called Husic and Albanese. We're a diverse country, and the fact that I have a non-Anglo-Celtic name, and so does our Senate leader as well, I think sends a message out there, hopefully to multicultural Australia, that you can achieve anything in this country. श्री अल्बेनीसी कहते हैं कि वो अगले सप्ताह सिडनी के पश्चिम में मार्कोनी इटालियन कम्युनिटी क्लब का दौरा करेंगे। मेलबर्न के इनर साउथ ईस्ट में आज सुबह तड़के लगी आग ने किंडरगार्टन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले साउथ यारा चर्च के एक हिस्से को नष्ट कर दिया है। आग लगभग सुबह 6:30 बजे पंट रोड पर प्रेस्बिटेरियन चर्च में लगी, जिससे 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को अंगारों की चेतावनी दी गई। लगभग 30 अग्निशामकों ने आग पर काबू पाया। एक अग्निशामक गर्मी से पीड़ित हुआ और उसका इलाज पैरामेडिक्स द्वारा किया गया था। वहीं एक दूसरे के हाथ में पानी की नली फटने से चोट लगी। फायर रेस्क्यू विक्टोरिया के घटना नियंत्रक मिच सिमंस का कहना है कि इमारत के सामने के हिस्से को तो बचा लिया गया है, जबकि पिछले हिस्से को काफी नुकसान हुआ है। The rear of the church was well alight, so and it was totally involved in fire. So it was a pretty big fire at the end, and the crews have done a really good job to deploy and surround and protect the buildings around it. But unfortunately, the rear end of the church was so involved with fire that it was just a matter of protecting the areas around it that it wouldn't spread to them. आग लगने का कारण ज्ञात नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया में चीनी राजदूत के इस दावे को खारिज कर दिया है कि प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ उनके देश यानी चीन के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया को कोई खतरा नहीं है। आज ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू न्यूज़पेपर में लिखते हुए चीनी राजदूत जियो कियान कहते हैं कि सोलोमन द्वीप जैसे देशों के साथ चीन का सहयोग क्षेत्रीय सहयोग और समृद्धि के बारे में है और ये ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन ट्रे मॉरिसन का कहना है, I think it's of great consequence.
I support the Australian national interests, not the Chinese government's view of what national interests are, whether it be in Australia or across the Pacific. And that's why I've always taken a very strong stance on this. A stance that I've been criticised for right across the country. I've even been criticised by the Labor Party for the strong position that I have had in standing up to the coercion of the Chinese government. चीनी विदेश मंत्री वांग यी अगले सप्ताह सोलोमन आइलैंड का दौरा करने वाले हैं। भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने और इसके लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के आग्रह संबंधी मामलों में स्थानीय अदालत आज गुरुवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे के बाद फैसला सुनाएगी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। बताया गया है कि सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में बैरिकेडिंग के अंदर स्थित 2 तहखाने खुलवाकर उनकी वीडियोग्राफी कराने और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने को लेकर दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। कोर्ट आज वीडियोग्राफी के लिए अगली तारीख दे सकती है और कमिश्नर बदला जाएगा या नहीं इस पर भी फैसला सुनाएगी। हिंदू पक्ष जिन 2 तहखानों को खोलकर उनकी वीडियोग्राफी की बात कह रहा है वो मस्जिद के ठीक नीचे हैं। जैसा कि विदित है, विश्व वैदिक सनातन धर्म के पदाधिकारी जितेंद्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह तथा अन्य ने अगस्त 2021 में अदालत में एक वाद दायर कर श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और अन्य देवी देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग की थी। बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 68 सेंट और भारत के 53 रुपए 44 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में अगले महीने मेलबर्न में होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल फ्रेंडली मैच रद्द कर दिया गया है क्योंकि अर्जेंटीना ने आने से इनकार कर दिया है। ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच मैच 11 जून को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होना था, लेकिन आयोजकों ने एक बयान जारी करके कहा कि अर्जेंटीना खेल के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है। विक्टोरिया के खेल मंत्री मार्टिन पॉकुला का कहना है कि वो इस फैसले से निराश हैं। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को पर्थ में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। मेलबर्न में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। कैनबरा में बौछारों में राहत, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। सिडनी में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में बारिश रहेगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। तो बेक, अभी भी मूविंग की सोच रही हो? बात यह है कि वास्तव में हमें यह क्षेत्र बहुत प्यारा लगता है। और आपके अद्भुत पड़ोसी भी तो। बिल्कुल, हमारे पास जितनी इक्विटी है उस हिसाब से हमने ये फैसला लिया है कि हम इसे गिराकर नया भवन बनाएं। ये तो बहुत अच्छा है। कोई बिल्डर मिला? लगभग। हमें ये एक अद्भुत सौदा मिल गया है। वो 60,000 कम ले रहे हैं। ओह, सावधान रहो। क्यों? हमने अपने निर्माण के लिए मास्टर टन वैल्यू चेक चैलेंज लिया और जाना कि दूसरे बिल्डरों की ये बड़ी छूट इस लायक नहीं है। उन्होंने अपनी कीमत को बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ निकाल लिया था। ओह, इसे देखें। बस मास्टर टन वेबसाइट से वैल्यू चेक चैलेंज डाउनलोड करें। अच्छा, आपका स्वागत है। SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ करें आराम। काम करने या आराम करने के लिए एक बेहतरीन मिश्रण। SBS चिल सुने SBS रेडियो ऐप पर।
SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं। सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं। Which international song competition has enough hairspray to build the Eiffel Tower and enough glitter to fill the Big Banana? Banana Grande? In the biggest and longest running song competition on planet Earth. It'll be camp, it'll be catchy, it'll be everything you've come to expect. The Eurovision Song Contest, too big to miss. 13th to the 15th of May. Watch or stream free on SBS and SBS On Demand. SBS रेडियो पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको याद है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ सबसे पहले किस एल्बम को रिलीज किया था? दोनों की जुगलबंदी की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो उस एल्बम का नाम लिखिएगा। और कल के कार्यक्रम में यानी कल बुधवार के कार्यक्रम में बात की थी फोक आर्ट पेंटिंग की। आपने वो इंटरव्यू तो सुना ही होगा। जानना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि जो उड़ीसा राज्य है भारत का, वहाँ की लोक कला चित्र को किस नाम से जाना जाता है? जो पेंटिंग वो फोक आर्ट की होती है उसको किस नाम से जानते हैं? आपको ये तो मालूम ही होगा कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है। तो मुझे लिखिएगा 0429996263 पर मुझे आप लिखिएगा। और आइए पहले बात करते हैं कि विपक्षी नेता एंथनी अल्बनीज़ी ने विक्टोरिया में एक प्रमुख परिवहन परियोजना के लिए $2.2 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। न्यू साउथ वेल्स में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी आयोग पर अपनी टिप्पणियों को फिर से दोहरा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में सुनिए कि दोनों पार्टियों के नेता किस तरह से अपने चुनावी हमलों को मजबूत कर रहे हैं। देश में इलेक्शन प्रचार जोरों से चल रहा है, जहां विपक्षी नेता श्रमिकों के लिए जीवन की बढ़ती लागत से मेल खाता हुआ न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हैं, वहीं न्यू साउथ वेल्स में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी आयोग पर अपनी टिप्पणियों की पुष्टि भी कर रहे हैं। इससे पहले स्कॉट मॉरिसन ने इस आयोग को कंगारू कोर्ट कहा था। विपक्षी नेता ने विक्टोरिया में एक प्रमुख परिवहन परियोजना के लिए $2.2 बिलियन का वादा किया है। उन्होंने चिज़म की सीट पर लेबर पे प्रीमियर डेनियल एंड्रूज के साथ खड़े होकर ये घोषणा की। इस सीट पर फिलहाल दोनों पार्टी उम्मीदवारों की बहुत करीबी टक्कर है। अल्बनीज़ी का कहना है कि उपनगरीय रेल लूप जो 90 किलोमीटर का रेल ट्रैक मेलबर्न के पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ेगा, परिवर्तनकारी साबित होगा। This project will transform the way that Melbournians can get around this city, but also transform for the whole of Victoria because it will do what great cities do. विक्टोरियन प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने लेबर पार्टी की समर्थन की प्रशंसा करी और गठबंधन के लिए कड़े शब्द कहे, जिन्होंने अभी तक मल्टी $बिलियन की परियोजना में योगदान करने से इनकार कर दिया। Every federal dollar that Victorians get from the miserable Morrison government, we ought to bow our head and treat it like it's foreign aid. We have been ripped off by this Liberal National government. एंथनी अल्बनीज़ी ने कहा कि वे मुद्रास्फीति से मेल खाने के लिए वेतनों में 5.1% से अधिक की वृद्धि देखना चाहते हैं। लेबर लीडर का कहना है कि वे चाहते हैं कि वास्तविक वेतन बढ़े। People should not go backwards. If you're on the minimum wage, you're struggling to pay your rent, you're struggling to buy food, you're struggling to get by. And the Fair Work Commission should bear that in mind in the decision that they make. 5% की वृद्धि से लोगों को न्यूनतम वेतन में और अधिक $40 की कमाई प्रति सप्ताह मिल सकती है। लेबर के अभियान के प्रवक्ता जेसन क्लेयर ने बाद में पार्टी की स्थिति को स्पष्ट किया। उनका कहना है कि उन्होंने 1% का आंकड़ा निर्धारित नहीं किया है, जिससे वे आयोग को नामांकित करते देखना चाहते हैं। I'm not asking the Fair Work Commission to decide on any particular measure. They're the experts there. They'll make the decision. I make the general point
is that we want to make sure that people's wages keep up with the cost of living. वहीं प्रधानमंत्री ने भी एक संख्या को नामांकित करने से इनकार कर दिया है और एल्बनीज़ी के दृष्टिकोण की आलोचना की। If you make things up as you go along, as we heard him doing today, making things up on the run about what he thinks wages should be, without talking to people, without actually thinking through the consequences of the things that he's talking about. चुनावों के बाद फेयर वर्क कमीशन जून में वेतन पे अपना निर्णय लेगा। दोनों नेता प्रचार अभियान में राज्य के प्रीमियरों के साथ दिखाई दिए। स्कॉट मॉरिसन ने न्यू साउथ वेल्स लिबरल प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे के साथ बात की। प्रधानमंत्री ने न्यू साउथ वेल्स इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन के बारे में अपनी टिप्पणियों को फिर से दोहराया। पूर्व प्रीमियर ग्लैडिस ब्रेजिक्लियन की जांच के बाद स्कॉट मॉरिसन ने इस आयोग को कंगारू कोर्ट कहा था। I stand by everything I've said on this matter. I don't believe the New South Wales ICAC is the model that we should be following at a federal level. I've seen it come to and destroy people's reputations and careers before it's even made a finding. इन टिप्पणियों को लेकर वकीलों और ICAC आयुक्त ने स्कॉट मॉरिसन की आलोचना की है। प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने पहले प्रधानमंत्री के हमले को खारिज कर दिया था, मगर इस बार उनका साथ देने की कोशिश की है। I believe the Prime Minister and I are completely on the same page in relation to driving integrity in public office, whether that's politicians or the public service. I agree with the Prime Minister in relation to it's not a one-size-fits-all approach. प्रधानमंत्री को परेशान करने वाला एक और मुद्दा है कैथरीन डेविस का, जो सिडनी के उत्तर पूर्व में वेरेंगा क्षेत्र के लिए उनके द्वारा चुनी गई उम्मीदवार हैं। डेविस ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लिंग पुष्टि सर्जरी को सर्जिकल म्यूटिलेशन कहने वाली टिप्पणियों के लिए पहले माफी मांगी थी, मगर अब वे कहती हैं कि यह एक कानूनी शब्द है। स्कॉट मॉरिसन ने गलती से इसे किशोरों के लिए एक गंभीर और विवादास्पद मुद्दा बताया था। फिर भी स्कॉट मॉरिसन ने कैथरीन डेविस का समर्थन किया है और कहा है कि वह उस शब्दावली का उपयोग नहीं करेंगे जो कैथरीन डेविस ने किया था। That's not a phrase that I would use, and I'm sure it's not a phrase that any Prime Minister would use. I'm just simply saying that, this is a significant surgical procedure that completely changes someone's life. SBS न्यूज की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए। आपने ये रिपोर्ट सुनी और श्रोताओं, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप जानते हैं कि जो भारत का उड़ीसा राज्य है वहाँ पर जो लोक कला चित्र है, फोक आर्ट पेंटिंग, उसको किस नाम से जानते हैं? मुझे लिखिएगा 0429996263 पर। और अभी पहले सुनते हैं फिजी के समाचार राकेश कुमार के साथ। नमस्कार। फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच वुवाले पार्टनरशिप के जरिए देश को लाभ के कई मौके उपलब्ध हुए हैं, ये कहना है मिनिस्टर फॉर डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग, रूरल एंड मैरीटाइम डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इनिया सेरुरातू का। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि वुवाले पार्टनरशिप ये दर्शाता है कि फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच कितना गहरा रिश्ता है। We all know and of course well with the strong bilateral relations that we share with Australia. However, the Wuvale partnership is more than probably what I can see, what we used to enjoy under that bilateral relationship. We are thankful to the Honourable Prime Minister and PM Morrison because of the Wuvale partnership that was forged in 2019. The partnership not only shows the level of cooperation that has been elevated, but demonstrates the deep-rooted relationship that we share. सेरुरातू ने संसद को बताया कि रिपब्लिक ऑफ फिजी मिलिट्री फोर्सेस और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस को भी वुवाले पार्टनरशिप के जरिए फायदा हो रहा है। We have become family that share common history. And we have greatly benefited from this partnership. The partnership have opened up many opportunities, especially through the enhancing of our security cooperation, where our defense force have benefited greatly, not only in terms of capacity and
and capability development, but also in the area of infrastructure development as well. फिजी के डिफेंस मंत्री ने कहा कि फिजियन सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने कूटनैतिक संबंध को विशेष महत्व देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि फिजी के भूतपूर्व नागरिक और देश लौटने वाले नागरिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अनिवार्य इन कंट्री कोविड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट का पालन नहीं कर रही हैं। परमानेंट सेक्रेटरी डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि वे कोविड टेस्टिंग को लेकर सख्त नीतियां पुनः असर में नहीं लाना चाहते हैं। We are noting that some people are not getting tested. We don't have too much problem with our foreign travelers and our tourists. They are much easier group to manage. The biggest problem really is former citizens and citizens who come back. डॉक्टर फोंग ने दोहराया है कि फिजी गत वर्ष के कोविड आउटब्रेक का खतरा दोबारा सहन नहीं कर सकता। Please take on the mantle of being a responsible citizen or responsible friend of Fiji and get yourself tested while you are in Fiji. डॉक्टर फोंग के अनुसार कोविड-19 महामारी के 2 साल बाद फिजी पुनः उभर रहा है और हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है। वे यात्रियों से मांग कर रहे हैं कि वे इन कंट्री कोविड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट का पालन जरूर करें। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गैर संक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से हुई मौतों का आश्चर्यचकित आंकड़ा जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार साल 2020 में 6,600 फिजियंस की मौत एनसीडीज यानी गैर संक्रामक बीमारियों की वजह से हुई है। उसके अनुसार गत वर्ष 5,800 फिजियंस एनसीडीज के कारण मौत के शिकार हुए। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग ने बताया कि इस दशक में एनसीडीज की समस्या फिजी में और गंभीर हुई है। उनके अनुसार फिजी में एनसीडीज से मरने वालों की संख्या चिंताजनक है। Don't be fooled by this slightly lower number. This was only the case because Fiji was in the middle of battling a global pandemic. While we don't technically list them as NCDs, NCDs were the contributing factor to many deaths caused by COVID-19. डॉक्टर फोंग ने बताया कि एनसीडीज के मामले में फिजी में स्थिति सामान्य नहीं है। Lifestyle habits are killing us. The message is not to place blame or evoke shame among anyone. On the contrary, what we want is to raise an alarm bell, a heartfelt plea to every single Fijian to pause and reflect on your life right now. डॉक्टर फोंग ने बताया कि एनसीडीज की चपेट सिर्फ बड़े लोगों में ही नहीं है, बल्कि कम उम्र के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस देश में 62% लोग 35 यानी 35 वर्ष से कम आयु के हैं, वहां एनसीडीज से मरने वालों का इतना बड़ा आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। ये है फिजी की रिपोर्ट। एसबीएस रेडियो के लिए सुबह फिजी से मैं हूँ राकेश कुमार। क्या आप जानते हैं कि मतदान वाले दिन अगर आप अपने काम, यात्रा या किसी और कारण से वोट डालने नहीं जा सकते तो आपको क्या करना चाहिए? आप किसी अर्ली वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट डाल सकते हैं या डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोविड-19 सुरक्षा उपाय लागू होंगे। शनिवार 21 मई को फेडरल चुनाव होंगे। ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए वोट डालना अनिवार्य है। आपका वोट ऑस्ट्रेलिया की दिशा निर्धारित करने में सहयोग करेगा। अर्ली मतदान के विकल्पों और पात्रता का पता लगाने या अपने आसपास का मतदान केंद्र खोजने के लिए aec.gov.au पर जाएं या 1300-720-153 पर फोन करें। निर्वाचन आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत। कोविड-19 टीके के साथ अप टू डेट रहने से आपकी प्रतिरक्षा के साथ साथ कुछ और बातों को भी बूस्ट मिलता है। ये व्यवसायों को चलाते रहने, सामाजिक जीवन को बनाए रखने और परिवारों को फिर से जोड़ने में मदद करता है। australia.gov.au पर या 1800-2080 पर कॉल करके अपना बूस्टर बुक करें। निशुल्क दुपाशिया समर्थन के लिए विकल्प 8 चुनें। ऑस्ट्रेलिया सरकार कैनबरा द्वारा प्राधिकृत। NITV पर जाने उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर।
अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है। लिबरल पार्टी के इस चुनावी बयान को SBS द्वारा एक सामुदायिक घोषणा के रूप में उपलब्ध कराया गया है। ये चुनाव लिबरल पार्टी के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था या लेबर पार्टी के तहत कमजोर अर्थव्यवस्था में से किसी एक के चयन का है। महामारी के बाद से किसी भी प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्था की तुलना में ऑस्ट्रेलिया में कहीं अधिक मजबूत आर्थिक विकास और नौकरियों में सशक्त वृद्धि हुई है। लिबरल पार्टी के प्रबंधन के कारण बेरोजगारी दर लगभग 50 वर्षों में सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया के बजट में पिछले 70 वर्षों में सबसे अधिक सुधार हुआ है। लिबरल पार्टी कर्मचारियों और छोटे व्यवसायों के लिए करों को कम कर रही है। लिबरल पार्टी की योजना बुनियादी ढांचे, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में और अधिक फंडिंग कर रही है। लेबर पार्टी पैसे का प्रबंधन नहीं कर सकती है। ये समय ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे पैदा करने का समय नहीं है। मजबूत अर्थव्यवस्था तथा और अधिक सशक्त भविष्य के लिए लिबरल को वोट दें। एहर्स्ट लिबरल पार्टी कैनबरा द्वारा प्राधिकृत। ये SBS द्वारा एक सामुदायिक घोषणा के रूप में उपलब्ध कराया गया लिबरल पार्टी का चुनावी बयान था। SBS रेडियो से आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, अंतराल से पहले आपसे सवाल पूछा था कि भारत के उड़ीसा राज्य की जो लोक कला चित्र है उसको किस नाम से जानते हैं, जो फोक आर्ट पेंटिंग होती है उसको किस नाम से जानते हैं। आपको याद होगा कि कल यानी बुधवार के कार्यक्रम में इसी फोक आर्ट पर एक इंटरव्यू था मेरा, तो आपको कुछ याद ही होगा उसके बारे में, लिखिएगा मुझे। और हाँ, मधुबनी लोक कला चित्र किस राज्य से है वो भी लिखिएगा। नंबर आपको याद ही है 0429996263 पर। और आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम में आगे कुछ बात करेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा जी के ऊपर, लेकिन पहले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे हैं कि कोविड महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय मूल की नर्सें हैं उनके सामने क्या क्या कठिनाइयां आईं, क्या क्या बाधाएं आईं, उसके बारे में। और ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं फेबिन जोसेफ। 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन नर्सों को उनकी निष्ठा, सेवा भाव और संकल्प शक्ति के लिए याद और सम्मानित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कोविड महामारी के दौरान मरीजों की देखभाल करने में भारतीय नर्सों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों में भारतीय नर्सों की अहम भूमिका और उनके अनुभवों के बारे में। इस सिलसिले में हमसे पहले बातचीत करेंगे जतिंदर भगत जी, जो इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट में DSP थे और फिर ऑस्ट्रेलिया आकर उन्होंने अपनी नर्सिंग करियर की शुरुआत एज अ रजिस्टर्ड नर्स किया था। उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वह एक प्रबंधक यानी कि नर्सिंग मैनेजर बने। आज वह मेलबर्न के एक पब्लिक हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल ऑपरेशंस की भारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जतिंदर जी, SBS हिंदी में स्वागत है आपका। तो आपकी राय में ऑस्ट्रेलियाई हेल्थ केयर में भारतीय नर्सों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? फिबियन जी, जो ऑस्ट्रेलिया में हमारी जो नर्सिंग वर्कफोर्स है उनमें जो हमारी 33% नर्सेज आती हैं वो विदेश में पैदा होती हैं। तो इससे आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो प्रशिक्षित कार्यबल है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, इसमें भारतीय नर्सेज कितनी अहम भूमिका निभा रही होंगी। और आने वाले समय में जब हम देखते हैं कि लगभग 2025 तक जो सर्वे आया है, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1 लाख नर्सेज की कमी आने जा रही है। तो जो भारतीय हमारी नर्सिंग कार्यबल है, जो आती है नर्सेज, वो एक बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित, अनुभवी और एक कुशल कैटेगरी की नर्सेज आती हैं, जो बहुत ही अच्छी वर्कफोर्स हमें प्रदान करती हैं। भारतीय नर्सें नेचुरली बहुत ही
संपन्न है अपने कार्य में और एक प्रतिबद्धता लेके आती हैं। वे बहुत हार्ड वर्किंग हैं और रोगियों को एक उत्कृष्ट देखभाल प्रदान कर सकती हैं। एफिशिएंटली दे कैन प्रोवाइड केयर। और यही नहीं है कि वो फ्लोर पर काम कर रही हैं, अपने से ही ले लूं या दूसरों से ले लूं, एक प्रबंधक के रूप में या निदेशक के रूप में, एक मैनेजर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं। तो अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग सेटिंग में, वार्ड्स में, थिएटर में, आईसीयू में, डे वार्ड्स में, क्लिनिक्स में, हर जगह पर ही आपको भारतीय नर्सेस काम करती मिल जाएंगी और अच्छी तरह से काम करती हुई मिल जाएंगी। जी बहुत खूब। तो कोविड महामारी के दौरान नर्सेस को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? फीबियन जी, आप इस बात से तो सहमत ही होंगे कि वर्तमान समय में जो कोरोना वायरस है, इसके खिलाफ जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, उसको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इस वायरस के खिलाफ लड़ाई लगभग 2 साल तक चल रही है और ये थोड़ी और लंबी भी चलेगी। और ये महामारी खास रूप से जो हमारे फ्रंटलाइन नर्सेज हैं, उन पर एक बहुत ही दबाव पैदा करती है। एक इंटरनेशनल काउंसिल और नर्सेज के सर्वे किया है, जिस सर्वे में ये पता लगा है कि लगभग जो 2000 नर्सेज की मौत हो चुकी है इस कोरोना के दौरान। पर इस सभी के बावजूद भी जो हमारी नर्सेज हैं, इन्होंने मरीजों की देखभाल को अपनी पर्सनल जो सुरक्षा है उससे ज्यादा प्राथमिकता दी है। इसके अलावा जो बड़ी चुनौती हमें देखने को मिली नर्सेज के ऊपर, इसका व्यक्तिगत, भावनात्मक और व्यावसायिक, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल काफी इम्पैक्ट पड़ा इसका। और नर्सेज को ऐसे कार्य करने के लिए कहा गया, ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर उन्होंने पहले कार्य नहीं किया था। एक नया शत्रु आपके सामने आ रहा है और आप एक अननोन एनिमी से लड़ने जा रहे हो, तो इसके चलते उनका मनोबल भी काफी नीचे आ रखा था। तो एक प्रबंधक के रूप में हमारी भूमिका थी कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनका हम मनोबल कैसे बनाए। उसके अलावा हमारे कुछ नर्सेज थे जो घर नहीं जा सकते थे कई कारणों के कारण, क्योंकि उनके घर में कोई प्रेग्नेंट है, कोई बूढ़ा है, कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, किसी के छोटे बच्चे हैं। तो उनके लिए आवास की व्यवस्था करना, उनके लिए टी रूम, ब्रेक रूम भी तैयार करना। और इसके चलते हुए सबसे जो बड़ी बात थी जो हमने की कि शिक्षा और प्रशिक्षण, एक साथ के साथ स्टाफ को एजुकेट करते रहे और उनको ट्रेनिंग देते रहे, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी प्रशिक्षण की, हम उनको प्रशिक्षण देते रहे। और सभी ने बढ़ चढ़ कर, हर एक नर्स ने और हर एक मेंबर ने पूरा अपना जी जान लगा के रोगियों की सेवा की। तो जतिंदर जी, आपके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कितना महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है आपने नाम सुना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अ लेडी विद अ लैम्प, जो रात को लालटेन लेके घायल सैनिकों के आसपास चक्कर लगाती थी। सो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, वो 12 मई को हर साल मनाया जाता है। और ये 12 मई को इसलिए मनाया जाता है कि उनका जन्मदिन था। नाइटिंगेल जो थे वो 1850 के दशक में क्रीमियम के युद्ध में उनको लगाया गया था, जो ब्रिटिश फौजी थे उनकी देखभाल के लिए। तो इन्होंने देखा कि जो फौजी रोगी हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही थी वो बहुत ही दयनीय थी। तो इन्होंने जाके सबसे पहले किया था जो फौजी हैं इनको हाइजीन, पानी, फूड और उसके अलावा जो सूर्य की रोशनी और इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट वो भी इनको मिलनी चाहिए। तो उनके जो एफर्ट्स थे, उन्होंने जो बाद में बुक्स भी लिखी हैं काफी, जो डेथ रेट था वो 42% से कम होके 2% तक आ गया। तो वो रिफॉर्म के चलते हुए उनको जो आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक भी कहा जाता है। तो उनको चलते हुए जो हर साल मनाया जाता है, वो जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वहां पर और जो हमारी जितनी स्टेट्स हैं वहां पर अलग अलग तरीके से हर साल मनाया जाता है। और इसको भारत में भी हर साल मनाया जाता है। और इसको जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार देते हैं। और हर साल एक थीम चुना जाता है, और इस साल का जो थीम आ रहा है वो है नर्सेज, ए वॉइस टू लीड, ए विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। तो जाते जाते मैं दर्शकों के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो थॉट है वो सभी के साथ शेयर करनी चाहूंगा कि व्हेन यू आर ए नर्स यू नो दैट एवरी डे यू विल टच ए लाइफ और ए लाइफ विल टच यू। जब आप एक नर्स के रूप में काम करते हैं तो आप जानते हैं कि हर दिन आप एक जीवन को स्पर्श करेंगे और या फिर एक जीवन आपको स्पर्श करेगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इस खूबसूरत कविता के बाद चलिए बात करते हैं सिडनी में रहने वाली एक आईसीयू स्पेशलिस्ट नर्स से, जिनका नाम ही है फ्लोरेंस सिंह। फ्लोरेंस 10 साल की उम्र में इंडिया से सिडनी शिफ्ट हुई थी और आज वो सिडनी के एक हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में सीनियर नर्स है। तो फ्लोरेंस जी, कोविड के दौरान इंटेंसिव केयर यूनिट में आपको किस तरह की मुश्किलों और दुविधाओं का सामना करना पड़ा?
It was an extraordinarily confusing, bewildering time. पहले क्या हुआ? The first day we had 3 COVID positive patients लगातार आए, तो हमारी जो इंटेंसिव केयर यूनिट थी उन्होंने 2 भाग में कर दी थी. There was the COVID ICU and the non-COVID ICU. तो we had 3 nurses including myself and we had a doctor. इतना 4 लोग ही थे ना, पर it was a multifactorial type of anxiety. ये इलनेस के बारे में हमें कुछ पता नहीं था. प्लस इन इंटेंसिव केयर हम जो पीपीई है, इक्विपमेंट है, ये तो हमारी एवरीडे की काम हो जाती है, पर दिस वाज अ न्यू लेवल ऑफ पीपीई. अगर हमारी कोई फॉल्ट हो जाए पीपीई में तो इट वुड अफेक्ट अस. पर मोर देन दैट, ये द एंजाइटी वाज व्हाट आर वी गोइंग टू टेक टू आवर फैमिलीज. ऑल्सो जब हम ये 4 लोग, हम एक डॉक्टर और ये 3 नर्सेस एक एरिया में बंद थे, लिटरली हम बंद थे ना, वहां पे कोई आ नहीं रहा था, क्लीनर्स नहीं आ रहा था, हमारी बिन्स ओवरफ्लो हो रही थी. जो हमारी जो वेंटिलेटेड पेशेंट्स होती है वो अनकॉन्शियस होती है, तो उनको एवरी कपल ऑफ आवर्स हमें उनको टर्न करना, विच इज अ बिग प्रोसेस. एंड वी यूजुअली हैव हेल्पर्स, वार्ड्स पीपल जो आते हैं ना हमें हेल्प करने के लिए, उनको टर्न करने के लिए, वो कोई नहीं आ रहा था. So it was all that, ऐसे फील हो रहा था कि जैसे किसी ने हमें कोई आइलैंड पे छोड़ दी हो. You swim or you sink, आपके ऊपर है. अभी तो हमारी पीपी पहनने का ढंग, हमारी मास्क फिटिंग्स होती है, we're on top of it. पर उस टाइम हमने तो जो मास्क भी पहना था, the shocking thing was जब बाद में उन्होंने मास्क फिटिंग की, जो हमने पहले मास्क पहना था उसमें तो बहुत एयर लीक हो रहा था. So it was by the grace of God कि we did the best and we survived जो initial days था. So that was a huge challenge. तो it changed our practices, it changed our mental health, it changed हमारी जो attitude काम की होती है, सारा कुछ change हो गई. तो फ्लोरेंस जी, आपके राय में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के इस अवसर पर किन मुद्दों को संबोधित करना जरूरी है? There's quite a few. पहला है जो ये कोविड पैंडेमिक जो आया, इससे क्या हुआ है, a lot of nurses have become disillusioned. तो they feel कि ये system जो है, the system has let them down. There's been no acknowledgement. There has been no financial reward. The second thing in particular जो मैं Indian nurses के बारे में बोल सकती हूँ is discrimination. You know, लोग कहेंगे कि वो मुझे Indian नहीं चाहिए या मुझे colored नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलियन चाहिए. ये लोग नहीं देखते कि what are you bringing to the table, but आपको assess करते हैं because you're a particular color, you're from a particular country. तो ये भी कुछ education चाहिए जो government needs to put forward कि ये abuse about your race or your color, that's not good enough. एक होती है जो हमारी accent होती है, इसके बारे में भी लोग कहते हैं. तो it's all those little things जो contribute करके बहुत बड़ा issue बन जाता है. जो हमारी इंडस्ट्री है, we help to save lives. तो उसके लिए we should be given the respect, the financial support. We should be given that status कि what you do is valued. SBS हिंदी से इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है फेबिन जोसेफ ने. तो आपने ये रिपोर्ट सुनी. हो सकता है कि आप भी इसी तरह की किसी परेशानी के बारे में जानते हो, तो हमें अवश्य लिखिएगा. नंबर आपको याद ही है 0429996263 पर. कार्यक्रम के बारे में अपनी राय तो आप अवश्य भेजते रहिए. अगर आपको सवालों के जवाब नहीं आते, संदेश आप अपने मुझे भेजिए ताकि मुझे लगे कि आप कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं. और कल के कार्यक्रम में हमारे श्रोता एनसी त्रिवेदी जी ने जो संदेश भेजा था, तो त्रिवेदी जी आप जान ही गए हैं कि अभी इस अंतराल के बाद हम शिव कुमार शर्मा जी के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं. तो कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए. मिलती हूँ इस अंतराल के बाद. यह चुनाव लिबरल पार्टी के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था या लेबर पार्टी के अधीन कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच एक विकल्प है. लिबरल के प्रबंधन में बेरोजगारी दर लगभग 50 वर्षों में अपने सबसे कम स्तर पर है. ऑस्ट्रेलिया के बजट में 70 वर्षों में सबसे अधिक सुधार हुआ है. लिबरल पार्टी श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए करों को कम कर रही है और बेहतर बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश कर रही है. एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक दृढ़ भविष्य के लिए लिबरल को वोट दें. एहर्स्ट लिबरल कैनबरा द्वारा अधिकृत.
न्यू साउथ वेल्स में छुट्टियां मनाना केवल गंतव्य की ही बात नहीं है, बल्कि ये बात भी है कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप भाव विभोर हो जाएंगे, आपको उन्मुक्त महसूस होगा और जीवंत महसूस होगा। कहीं भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आप प्रकृति और संस्कृति के इतने अलग अलग रूप देख सकते हैं। अब समय आ गया है जब आप आएं और फिर से खुशी महसूस करें। न्यू साउथ वेल्स में छुट्टियां मनाने के लिए आज ही योजना बनाएं और बुकिंग करवाएं। SBS द फीड पुरस्कार विजेता साप्ताहिक समाचार, सामयिक विषयों के साथ वृत्तचित्र, पड़ताल, सेलिब्रिटी साक्षात्कार और राजनीतिक व्यंग्य, ये सब देखिए SBS ऑन डिमांड पर। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। जब भी आप चाहें, किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS रेडियो ऐप डाउनलोड करें। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी रेडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है। SBS रेडियो पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इन दोनों की जुगलबंदी की जो शुरुआत हुई थी, जो पहली एल्बम रिलीज हुई थी, उसका नाम क्या था? तो आपने मुझे उस एल्बम का नाम तो लिख भेजना ही है। इसके अलावा कार्यक्रम संबंधित आपकी राय जानना चाहूँगी और आपसे मैंने ये भी पूछा है कि भारत के उड़ीसा राज्य की जो फोक आर्ट पेंटिंग है उसको किस नाम से जानते हैं। मुझे लिखिएगा 0429996263 पर और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। भारतीय संस्कृति या संगीत की यही खास बात है कि उसके शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक संगीत सब कुछ ही बहुत ही उच्च स्तर का है। अब हम जब किसी संस्कृति की बात करते हैं तो संगीत तो ऐसी चीज है जो सबको जोड़ के रखता है। सदियों से सूफियाना संगीत के लिए एक संगत के रूप में रहा एक साज, जिसे इस तरह से बदल देना कि वो रागों, शास्त्रीय संगीत की जटिल दुनिया में फिट हो जाए, ये सब संभव कर दिखाया था शिव कुमार शर्मा जी ने। साज था संतूर, जो एक लोकवाद्य था प्राचीन फारस में, जिसकी उत्पत्ति मिलती थी और कश्मीर में बजाया जाता था। ये वाद्य यंत्र उस समय भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए नया था जब शर्मा जी ने इसे अपनाया था। 13 जनवरी 1938 को जम्मू में जन्मे शिव कुमार शर्मा के पिता उमादत्त शर्मा एक गायक और तबला वादक थे। शिव कुमार जी सिर्फ 5 साल के थे जब उनके पिता ने उन्हें गायन और तबला सिखाना शुरू कर दिया था। तबले की तरफ तो वो आकर्षित हो गए थे और उन्होंने अपने पिता से मूल बातें सीखी। और जब वो लगभग 8 साल के थे तब रेडियो स्टेशन पर बच्चों के कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि उनके पिता को लगा कि उनके बेटे यानी शिव कुमार शर्मा जी अगर संतूर बजाएंगे
तो बात कहीं और ही पहुंचेगी। तो 13 साल की उम्र में शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर सीखना शुरू किया और बहुत ही युवा अवस्था में वो जेब में 500 रुपए और संतूर लेकर श्रीनगर से मुंबई आ पहुंचे। सपनों के इस शहर में यूं दिल में चलने लगे, आए न कोई इधर, हम प्यार करने लगे, हम प्यार करने लगे। संघर्ष शुरू हुआ। 1955 में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन दिया मुंबई में। अब यही वो वर्ष था जब उन्होंने वी शांताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे में एक दृश्य के लिए बैकग्राउंड संगीत दिया। ये दृश्य था जहां गोपी कृष्ण कथक नृत्य करते हैं। शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर के तारों से दुनिया को संगीत की एक नई आवाज से परिचय कराया। माना जाता है कि वो पहले संगीतकार थे जिन्होंने संतूर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुर बिखेरे। क्लासिकल संगीत में उनका साथ दिया बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने। दोनों ने 1967 से मिलकर काम करना शुरू किया और पहली बार दोनों ने शिवहरि के नाम से एक क्लासिकल एल्बम तैयार किया। एल्बम का नाम था कॉल ऑफ द वैली। इसके बाद उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम साथ साथ किए। शिवहरि की जोड़ी को फिल्मों में पहला ब्रेक दिया यश चोपड़ा ने। 1981 में आई फिल्म सिलसिला। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। और इसके बाद तो यशराज फिल्मों में शिवहरि की जोड़ी का संगीत देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। फासले, चांदनी, लम्हे, डर, विजय, परंपरा, साहिबान। है कि दिल सुन रहे हैं धड़कनों को, आहटों को, सांसें रुक सी गई है। हम चुप है कि दिल सुन रहे हैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई, हाथ मां मोरनी बाबा मां बोले आजी रात मां। वैसे संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन के साथ में उन्होंने काम किया था 1965 में, जब बर्मन दा ने उनसे गाइड का वो लोकप्रिय गीत मुझसे छल किए जाए उसमें तबला बजाने के लिए उनसे आग्रह किया था। चाहे संगीत में उन्होंने शुरुआत तो तबले से की थी, लेकिन संतूर उनका जुनून बन गया। फिल्मों में
उनके संगीत को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन उनका ध्यान क्लासिकल संगीत पर रहा क्योंकि वो कहते थे कि शास्त्रीय संगीत मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आपको किसी और शक्ति से जोड़ता है। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1998 में शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया ओस्लो में नोबेल पुरस्कार समारोह में एलनिस मॉरिसेट, एल्टन जॉन और फिल कॉलिंस के साथ सुरों को बिखेरने वाले पहले भारतीय संगीतकार बने थे। 10 मई 2022 का दिन और 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वो किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर थे। बताया गया है कि 15 मई को भोपाल में उनका एक कॉन्सर्ट भी होने वाला था। यानी संगीत और इस वाद्य के साथ वो जीवन के अंतिम पलों तक जुड़े रहे। संतूर को उन्होंने अपने रंग में संवार दिया। उन्होंने संतूर को विश्व में एक अलग पहचान दिलवाई और उसे लोकप्रिय बनाया। दशकों तक उनके संतूर ने एक अनूठी सी भाषा बोली, वो भाषा जिसे दुनिया पहले नहीं जानती थी। वो सब जिन्होंने पंडित जी के कॉन्सर्ट का आनंद उठाया, वो जानते हैं कि सुरों के सरताज की एक आवाज सुनने को लोग बहुत अधिक बेताब रहते थे। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता ही रहेगा। आशा कर रही हूँ कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपकी राय अवश्य जानना चाहूँगी। नंबर आपको याद ही है 0429996263 पर। और हाँ, अब आपको ये भी पता चल ही गया होगा, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की जुगलबंदी की जो पहली एल्बम थी उसका नाम था कॉल ऑफ द वैली। और हाँ, ये भी बताती चलूँ कि उड़ीसा की जो फोक आर्ट पेंटिंग होती है उसे पत्ता चित्रा कहते हैं। और अब आपको इस गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ, लेकिन कार्यक्रम संबंधी अपनी राय मुझे आप अवश्य भेजिएगा। आपसे मुलाकात करूंगी बुधवार के कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनीता बरार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी। मुँह से बात निकल गई, बात बात माँ, बात बात माँ। छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई। हाथ माँ मोरनी बाबा माँ बोले आधी रात माँ। साजन साजन मैं फिर हूँ, मेरा साजन निजर नावा।
छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ माँ मोरनी बाबा माँ बोले आधी रात छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। Wadachi